हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम एसएचएम का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आए हैं। वो है एनालिसिस ऑफ एसएचएम थ्रू फेजर डायग्राम्स। फेजर एक बहुत अच्छा तरीका है एनालिसिस करने का, पूरे एसएचएम का, मोशन की बारीकियों को जानने का, मोशन के काइनेमेटिक्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, इन सब को निकालने के लिए फेजर एक बहुत अच्छा टूल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना, क्योंकि ये ही कॉन्सेप्ट एसएचएम, वेव्स और 12th में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर्स में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। तो पूरा सेशन देखिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना। ये नजरिया आपको जीवन में एक लेवल अप करेगा अगर आपको फेजर आता है तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के बाद आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके पूरे पीवाईक्यूज करिएगा टॉपिक वाइज। फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आपको सारी अपडेट्स और सारे नोट्स मिलेंगे। शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीतुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। देखिए, दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूं। फेजर पढ़ क्यों रहे हैं पहले वो समझना जरूरी है। अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करता हूं तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। कई बार सिर्फ ओमेगा टी नहीं होता है, कुछ उसके साथ एंगल भी आगे अटैच होता है। फिर आप स्पीड निकालते हैं, ये आपकी स्पीड का फंक्शन है टाइम के साथ। समझते हो मेरी बात? यस। और एक्सीलरेशन फिर आप निकालते हैं, ये आपका एक्सीलरेशन है टाइम के साथ। ठीक है, चलो। अब जैसे एक पार्टिकल का मोशन आप सोचो, मीन और दो एक्सट्रीम के बीच में वो चल रहा है। सबसे पहले तो फाई निकालना ही अपने आप में एक बात होती है, इनिशियल फेज निकालना पड़ता है। फिर सपोज अगर आपसे बोला जाए कि मीन और एक्सट्रीम के हाफ में पार्टिकल है, तो यहां पे भी दो तरीकों से हो सकता है। वेलोसिटी आगे जाते हुए हो सकता है, आगे जाते हुए, या वापस आते हुए भी तो हो सकता है। अगर वो आगे जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पीछे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी x की वैल्यू अगर a/2 है तो भी इसके दो केस बन रहे हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव का केस। इसका मतलब अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू a/2 पे मेरे दो सॉल्यूशन आने चाहिए। जनरल सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, तो जनरल सॉल्यूशन में पहले दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। पहले दो सॉल्यूशन में फिर आप वो आंसर वेलोसिटी में रख के चेक करोगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव किस में, नेगेटिव किस में। तब जाके आपको पता पड़ेगा आगे जाने वाला मोशन कौन सा है, पीछे जाने वाला मोशन कौन सा है। तो मैथमेटिकली अगर मैं जाता हूं तो अगर मैं सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिख दूं तो इसके रूट्स बहुत सारे हैं ना। कौन कौन से? एक तो 30 डिग्री हो गया सर, फिर आई थिंक 150 डिग्री भी हो गया, फिर एक राउंड पूरा करने के बाद ये 360 प्लस 30 390 डिग्री हो गया। तो ऐसे जनरल सॉल्यूशन बहुत सारे आ सकते हैं। यस, इनमें से किसी पे वेलोसिटी पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव, जिस पे वेलोसिटी पॉजिटिव उस पे नेगेटिव, तो ऐसे अलग अलग पोजीशन निकाल सकते थे। तो ये ना मैथमेटिकली जाते हैं तो ये सॉल्यूशन में बच्चा उलझ जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और जितना उलझाना चाहो तो वो और उलझा सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। इसीलिए एक थॉट प्रोसेस चाहिए जिसको मैं सोच के ये बहुत आसानी से देख के बता दूं कि इधर जाएगा तो क्या लेंगे, इधर जाएगा तो क्या लेंगे। बहुत आसानी से सिर्फ देख के, ऑब्जर्व करके, एक डायग्राम बना के मैं ये सारी दुविधाओं को सॉल्व कर सकता हूं। वो डायग्राम कौन सा है? फेजर डायग्राम। समझ में आए? मैथमेटिकली सॉल्व करना, काफी सारे जनरल सॉल्यूशंस हो जाएंगे, चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव के साइन, और काफी टफ हो जाएगा। मैथमेटिकली जो बच्चा स्ट्रांग है वो कर सकता है, लेकिन नॉर्मली बहुत समय लगता है ऐसे सवालों को करने में। अगला जो मैं डायग्राम दिखाने वाला हूं वो आपका समय बहुत मिनिमाइज कर देगा और आपको बहुत ही शानदार तरीके से एसएचएम की और एनालिसिस देगा। आपका ना एकदम देखने का नजरिया बदल जाएगा एसएचएम को, आपको ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। वो है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम का मतलब है मैं एक सर्कुलर मोशन से एसएचएम को कंपेयर करता हूं। कैसे सर?
सर्कुलर मोशन एसएचएम थोड़ी है। मान लो बेटा ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। मान लीजिए एक पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम कर रहा है मीन के अबाउट, इस तरीके से पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। समझ गए? अब देखिए कंपैरिजन बना कैसे रहे हैं सोचिएगा आप, ठीक है। एक बार आपने सीख लिया ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। समझ गए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में मैं एक दो बातें बता दूं आपको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। यस, तो थीटा कवर्ड का हम फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर लेते थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये अल्फा 0 है तो एंगल रोटेटेड आपको मिल जाता है ओमेगा इंटू टाइम, ठीक है। थीटा का फॉर्मूला आ जाता है ओमेगा टी, तो यहां पे हम थीटा को ओमेगा टी ले लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कर रहा है, इसीलिए मैंने इसका कलर अलग बनाया है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं इसके वाई कोऑर्डिनेट को। देखिए आप जरा ध्यान से, इसका वाई कोऑर्डिनेट देखिए ध्यान से। मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पे आ गया, इसको ड्रॉ कर दिया हमने, ये एंगल इसने थीटा कवर कर दिया। थीटा को मैं लिखूंगा ओमेगा इंटू टी। यस, अब देखो आप रेडियस क्या मान लें सर, हम रेडियस क्या मान लें? देखिए मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन और एक्सट्रीम के बीच की दूरी एसएचएम में कितनी है? एम्पलीट्यूड के बराबर। तो इस सर्कल का रेडियस जो है वो आप एम्पलीट्यूड के बराबर मानिए, तो ये जो लेंथ है ये ए आप मान लीजिए। समझ गए? अब देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ए का वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा। यस, तो आप ट्रायंगल में लिख सकते हो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ए साइन थीटा। थीटा को हमने क्या लिख दिया? देखो ओमेगा टी, और क्या मिला हमें? ए साइन ओमेगा टी। ये कहां देखा था? यही तो एसएचएम है, यही एसएचएम है। मतलब इस सर्कुलर मोशन का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका मोशन एग्जैक्ट एसएचएम के बराबर है। वाई कोऑर्डिनेट देखो, पहले यहां था तो वाई कोऑर्डिनेट 0, फिर ऊपर गया यहां तक पहुंच गया तो वाई कोऑर्डिनेट ऊपर चला गया, फिर नीचे आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट नीचे आ गया, फिर और नीचे जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट और नीचे चला गया, फिर वापस ये मीन पोजीशन पे आ गया, वाई कोऑर्डिनेट भी वापस पुरानी पोजीशन पे आ गया। तो जो पार्टिकल का एसएचएम है वो एग्जैक्ट किससे मैच कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वाई कोऑर्डिनेट के एसएचएम से। आई बात समझ में? यानी मैं लिख रहा हूं कंपैरिजन किसके बीच में है, एनालॉजी किसके बीच में है? वो एनालॉजी है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड पार्टिकल इन एसएचएम। आया बेटा समझ में? यहां पे ओमेगा को क्या कहते थे आप? ओमेगा को कहते थे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। यहां पे आ जाओ तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है ना, एंगुलर स्पीड को आप एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ही बराबर रखिएगा। यानी एंगुलर स्पीड ओमेगा उसी ओमेगा से मैच करिएगा। तो एंगुलर स्पीड यहां पे इस पार्टिकल की आप लिखिएगा ओमेगा। समझ गए? पक्का? चले अब देखो आप नजरिया देखना है ना, आप थॉट प्रोसेस देखना, ठीक है। थॉट प्रोसेस आप देखो, ये आपका ऑसिलेशन चल रहा है, ठीक है। यहां पे ये आपका ऑसिलेशन चल रहा है। यस, पक्का? अब देखना आप ध्यान से, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम में ब्रेक कर दूं इसको,
अलग अलग क्वाड्रेंट्स बना दूं आपके लिए, तो आप देखो इसे कैसे कहोगे बताना, ठीक है? आ जाओ, ये देखिए, ये लीजिए। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट्स बना देता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बेटा, यस। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट मीन से ऊपर जा रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है। तो आपका जो दुविधा थी ना, स्टार्टिंग में सिखाई मैंने कि वेलोसिटी इधर की वेलोसिटी इधर, वो दुविधा खत्म हो गई सिर्फ देख के कि कौन से क्वाड्रेंट में बात हो रही है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट वापस ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट प्लस एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाओगे, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस आप मीन पोजीशन पे आ जाओगे। आई बात समझ में बेटा? कोई दिक्कत परेशानी? ये आपको नजरिया रखना है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन आ रहा है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से क्वाड्रेंट आपको पता पड़ जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, अब यहां पे सर आप y कोऑर्डिनेट में ले रहे हो, x कोऑर्डिनेट का क्या? देखो, अब मैं आपको एक यहां पे क्लैरिफिकेशन दे दूं। x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम, ठीक है, पार्टिकल के। तो x कोऑर्डिनेट देखो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा a cos ओमेगा टी, यानी a cos ओमेगा टी। ये भी तो SHM है सर, बिल्कुल सही बात है बेटा, यानी x कोऑर्डिनेट भी SHM कर रहा है। यस, तो आप x कोऑर्डिनेट से भी कंपेयर कर सकते थे। और फिर कई बार क्या होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। कोई किताब बोलती है एंटी क्लॉकवाइज मानो चलता हुआ, कोई किताब बोलती है क्लॉकवाइज मानो चलता हुआ। यस, कोई किताब बोलती है y कोऑर्डिनेट को SHM से कंपेयर करो, कोई किताब बोलती है x कोऑर्डिनेट को SHM से कंपेयर करो। तो ऐसे मल्टीपल तरीके सोचने के, सारे ही तरीके सही हैं, सब अपना अपना बना के सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप फिक्स नहीं करोगे अपना तरीका, आप एंटी क्लॉकवाइज कभी घुमाओगे, कभी क्लॉकवाइज घुमाओगे, कभी वाई पे खेलोगे, कभी एक्स पे खेलोगे, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप अपनी ही सोच में उलझ के रह जाओगे और आप सवाल का मतलब ही नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए आपको एक थॉट प्रोसेस फिक्स करना है। आप या तो वाई पे खेलिए या एक्स पे खेलिए, एक फिक्स कीजिए। आप एंटी क्लॉकवाइज खेलिए या क्लॉकवाइज खेलिए, एक फिक्स कीजिए। तो मैंने फिक्स कर लिया है अपने जीवन में कि मैं जो फेजर में एनालिसिस करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मानते हुए एनालिसिस करूंगा और वाई डायरेक्शन में SHM मानूंगा। अगर किसी ने बोल दिया कि पार्टिकल SHM कर रहा है और इस तरीके से स्प्रिंग बना दी, ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, और आपको बोला यहां पे है इस तरीके से जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहे हो, इसका मतलब ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पे मैं मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाऊंगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसका एप्लीकेशन सिखाता हूं, एक एक सवाल करते करते आपको और अच्छे से ये समझ में आते जाएगा। पहला एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल फेज फाई। हमने सीखा होता है कि जनरल इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। जब जनरली बात कर रहा है तो हम बाय डिफॉल्ट मेंशन नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट मीन से हम मान के सारी वर्किंग कर देते हैं, है ना, फाई 0 मान लेते हैं। लेकिन अगर खुद से स्पेसिफाई करे कि यहां से स्टार्ट हुआ है, इधर से वर्किंग हुई, यहां से लेके आगे की बात बताओ, तो फिर आपको फाई निकालना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इस केस में फाई 0 होता है। लास्ट क्लास में ही बताया था, है ना। इनफैक्ट जब हमें इक्वेशन पहली बार बताई थी तब भी बता दिया था।
एक्सट्रीम से चालू होता है तो फाई 90 डिग्री। अब तीसरा केस मैं आपको देता हूं, थर्ड केस, स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू प्लस a बाई 2। ठीक है, अब इतना ही मेंशन किया तो आप मानोगे वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन और स्पेसिफिक मेंशन कर दिया तो स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू प्लस a बाई 2 मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये आपको कह दिया। समझ गए? इसका मतलब बोला है मीन से एक्सट्रीम जाते टाइम a बाई 2 पे आपने स्टार्टिंग की। अब आप बताइए इनिशियल फेस क्या होगा, यहां पे मैं क्या रखूंगा। तो अब देखिए, आपको ये कहानी एसएचएम में दी गई है, लेकिन आप सोचोगे फेजर में, आप सोचोगे बेटा फेजर में। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको क्या बोला है, कहां से कहां जा रहा है, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है। इसका मतलब कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो पार्टिकल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दिया जाए, ये आपने दिखा दिया। चले, अब किस पे बात हो रही है, टाइम जीरो पे बात हो रही है। तो देखो समझना मेरी बात, साइन ओमेगा टी प्लस फाई में ये पूरी जो चीज है इसे हम कहते हैं फेज, और ये पूरी जो चीज है ये एंगल है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो बेसिकली एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन फेजर डायग्राम, है ना। फेज बताता हुआ डायग्राम मतलब एंगल बताता हुआ डायग्राम, एंगल पॉजिटिव एक्सिस से कितना होगा ये आपको फेज बोलते हैं। अब टाइम जीरो का फेज क्या है, देखो टाइम जीरो पे फेज रखो, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा फाई, मतलब ये एंगल हो गया फाई टाइम जीरो पे। आई बात समझ में? वेरी गुड। ये लंबाई कितनी है, a, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट यहां पे दिखा देता हूं, ये ऊपर जा रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट ऊपर जा रहा है। यस, अब इस पोजीशन पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी दी है, a बाई 2। इस डायग्राम से मेरे को पता है y बेसिकली क्या है, a साइन फाई। यस, इसको बराबर करो तो फाई आ गया 30 डिग्री, रेडियन में पाई बाई 6, दैट्स इट। तो इक्वेशन क्या बनाओगे आप, इक्वेशन बनाओगे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, यहां पे x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। ठीक है, x या y यहां पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन बताते हैं। ठीक है, समझ गए? ये बड़ा आसान हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ना अगला वाला आंसर तुरंत बता देंगे। ठीक है, चलो फोर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम a रूट 3 बाई 2 टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, स्टार्टिंग फ्रॉम a बाई रूट 2 टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। देखो आपके मन में तुरंत आंसर आ गया, साइन फाई रूट 3 बाई 2 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 3, साइन फाई 1 बाई रूट 2 इसका मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 4। आया समझ में? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं सर। अब देखो, अब आपको बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस ए रूट 3 बाई 2। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस ए रूट 3 बाई 2 ट्रेवलिंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। सोचो ऐसा कॉम्प्लिकेट करके दे दिया कि स्टार्टिंग इस पोजीशन से हुई और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो जब ऐसा कॉम्प्लिकेशन बना दिया गया है तब इसको कैसे करेंगे, आओ सीखते हैं। तो आप सोचोगे कि नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आ जाएगा आपके दिमाग में आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट नीचे जा रहा है। सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम बना दिया। अब आप बताओ मेरे को, a रूट 3 बाई 2 मन में क्या आ रहा है, रूट 3 बाई 2 कब होता है, 60 डिग्री पे। यस, आ रहा है मन में। अब ये जो भी आपके एंगल आए ना 60 30, वो एक्स एक्सिस से आए, ध्यान रखना। तो आपके मन में आ गया कि ये हो गया आपका 60 डिग्री, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूरा एंगल कितना हो गया, 180 प्लस 60 मतलब 240 डिग्री, पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब 4 पाई बाई 3। ये आपका फाई आ गया, समझ गए? ये आपका फाई आ गया 4 पाई बाई 3। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस
4 π/3। आया समझ में? पक्का। एंटी क्लॉकवाइज लिया ना, इसलिए मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज से फाइनल रिपोर्टिंग में आप रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप देखो a/2 30 डिग्री, a√3/2 60 डिग्री, a/√2 45 डिग्री, 3a/5 37 डिग्री, 4a/5 53 डिग्री। ये तो हमें तुरंत ही दिमाग में आ रहा है, बट ये एंगल कहां से लिया जाएगा याद रखना। ये एंगल हमेशा, अगर मैं y कोऑर्डिनेट की डिस्कशन कर रहा हूं तो ये एंगल हमेशा x एक्सिस से होगा। एक्यूट एंगल है तो हॉरिजॉन्टल से x एक्सिस से आपके ये एंगल आएंगे। जैसे अगला सवाल 7th केस, स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू प्लस a/2 टूवर्ड्स मीन, और मीन की तरफ वापस आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू प्लस a/2 ट्रेवलिंग टूवर्ड्स मीन, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। प्लस है मतलब ऊपर वाले हिस्से में है, मीन की तरफ वापस आ रहा है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। a/2 मतलब 30 डिग्री है, और आपको फाई पूछा है तो आप यहां से पूरा एंगल बता दोगे। फाई आ जाएगा 150 डिग्री, इसका मतलब 5 π/6। इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख दोगे a sin ω/t प्लस 5 π/6। आया समझ में? पक्का। अच्छा, इसी को अगर आप उससे करते मैथमेटिकली तो थोड़ा से स्टेप बढ़ जाती। यहां पे आप ओरली आप इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि मन में ही दिमाग में ही डायग्राम बना लिया और मन में ही सोच लिया अच्छा 150 डिग्री आंसर है। आया समझ में? चलो, तो ये हो गई आपकी पहली एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन हमने सीखी कन्वर्जन, कैलकुलेशन ऑफ फाई। अब देखिए अगली एप्लीकेशन में सिखाता हूं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए टाइम बताइए। जैसे एग्जाम्पल, x इक्वल टू -a/2 से x इक्वल टू प्लस a/2 जाना है, डायरेक्टली टाइम बताइए। ठीक है, x इक्वल टू -a/2 से x इक्वल टू प्लस a/2 जाना है, डायरेक्टली टाइम बताइए। मतलब शुरुआत -a/2 से इधर भी जा सकता था, लेकिन आपको बोला डायरेक्टली, मतलब -a/2 से प्लस a/2 डायरेक्ट जाना है, ये टाइम बताइए मोशन का। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करें बताओ, आओ सिखाता हूं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में जाओगे तो फिर लंबा हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले -a/2 का टाइम प्लस a/2 का टाइम सोचेंगे कौन सा टाइम लेना है जनरल सॉल्यूशन में, फिर उसको हम निकाल के करेंगे। काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। फेजर से ये चुटकियों में सवाल हो जाएगा। देखो कैसे, आओ समझते हैं। -a/2 कहां पे? यहां पे सर। ठीक है, प्लस a/2 कहां पे? यहां पे सर। समझ गए? ठीक है, चलो अब यहां पे अगर मैं देखूं तो -a/2 से मीन क्रॉस करके प्लस a/2 जाना है, मतलब -a/2 से मीन जाना है। कौन सा क्वाड्रेंट सोचो, इधर भी हो सकता है इधर भी, लेकिन ये नीचे जा रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम पे और ये मीन पे जा रहा है, तो यहां से शुरुआत है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है, मतलब यहां तक पहुंचना है, तो आपको यहां से यहां जाना है। समझ गए? अब a/2 मतलब सर 30 डिग्री, 30 डिग्री एक्यूट है कहां से? x एक्सिस से, तो ये भी 30 हो गया, इसका भी एंगल 30। समझ गए? तो आपने देखो कैसे ओरली सोच लिया कि पार्टिकल को 60 डिग्री घूमना है ना। अब देखो एसएचएम का जो मोशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एक्सीलरेशन है, स्पीड हर जगह अलग अलग है। लेकिन इसका मोशन फिक्स है, इसका मोशन आसान है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपका एसएचएम का पार्टिकल, कहानी एसएचएम की है, एसएचएम का सवाल है, एसएचएम का पार्टिकल यहां से यहां जाने का टाइम पूछा है। मैंने उस सवाल को इजी कर दिया, इसका यहां से यहां जाने का टाइम में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? तो आप देखो थीटा रोटेटेड कितना था? ओमेगा इंटू टी। समझ गए? पक्का। तो अब थीटा रोटेटेड कितना है? 60 डिग्री, मतलब π/3। तो टाइम आ गया अपने पास
पाई बाई 3 ओमेगा। हो गया सवाल खत्म। अच्छा, अगर आप ओमेगा को 2 पाई बाई टाइम पीरियड रख दो इसमें, तो टाइम पीरियड बाय 6, ये आपका आंसर आ गया। बस आपको एंगल सोचना है कितना घूमा, यहां पे करना है, मन में ही आप ये सवाल कर लोगे एक जगह से दूसरी जगह के टाइम, और मैथमेटिकली बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे और आपको देते हैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a बाई 2, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a बाय रूट 2, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a रूट 3 बाई 2। यस, पक्का। तो अब देखो मन में ही आ रहा है, 0 से a, 0 मतलब यहां मीन से शुरू होके आप एक्सट्रीम तक चले गए, मतलब एंगल कितना घुमा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब टाइम कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 ओमेगा। ओमेगा को रख दो 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड बाय 4। ठीक है, यहाँ पे ये 30 डिग्री, 0 से a बाई 2 मतलब 0 से 30 डिग्री चलना है, 30 डिग्री चलना है मतलब पाई बाय 6, तो टाइम आ गया पाई बाई 6 ओमेगा। ओमेगा का 2 पाई बाई टी यानी टी बाई 12। ओरली कर रहा हूं, देखो सवाल आप मन में ही फेजर घुमा रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं कहां से कहां, 0 से a बाई रूट 2 45, तो 45 चलाना है पाई बाय 4, तो ओमेगा टी पाई बाय 4, टाइम आ गया पाई बाय 4 ओमेगा। ओमेगा को 2 पाई बाय टी, टी बाय 8। यस, यहां पे आ जाओ, देखो ये देखो 0 से a रूट 3 बाई 2, 0 से 60, 60 पाई बाय 3, तो टाइम आ गया पाई बाई 3 ओमेगा 2 पाई बाय टी यानी टी बाय 6। आया समझ में? कितना आसान हो गया। अब देखो अलग अलग कर सकते हैं, एक्सट्रीम से पूछ सकते हैं, एक्सट्रीम से a बाई 2 जाने का टाइम, एक्सट्रीम से a बाय रूट 3 a बाई 2 जाने का टाइम, एक्सट्रीम से माइनस a बाई 2 जाने का टाइम, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। तो अब देखिए यहां पे a b c, a पार्ट करते हैं। अब आपने बोला कि आपकी शुरुआत हुई सर एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम से आप a बाई 2 जाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से 30 ना, आप देखो जो a बाई 2 से समझ में आ गया 30 डिग्री, ठीक है, a बाई 2 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से था ना। अब पार्टिकल कहां से कहां चला, एक्सट्रीम से यहां तक ऐसे घूमा है वो, यानी एंगल रोटेटेड कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल रोटेटेड इक्वल टू ओमेगा टी लेना है। कहां से कहां चला वो सोचा हमने, तो यहां से यहां मतलब वो 60 डिग्री टर्न किया है, तो पाई बाई 3 इक्वल टू ओमेगा टी, टाइम आ जाएगा पाई बाई 3 ओमेगा यानी टाइम पीरियड बाय 6। आए समझ में? पक्का। बी पे आते हैं, बी पार्ट पे, एक्सट्रीम से रूट 3 a बाई 2 जाना है, रूट 3 a बाई 2 का मतलब क्या है बताओ, 60 डिग्री। यस, लेकिन उसको घूमना कितना पड़ेगा, उसको घूमना तो 30 पड़ेगा, तो पाई 30 डिग्री बोले तो पाई बाई 6, तो टाइम आ जाएगा पाई बाई 6 ओमेगा यानी टाइम पीरियड बाय 12 सेकेंड। आई बात समझ में? अब आते हैं सी पे। सी मतलब एक्सट्रीम से माइनस a बाई 2, माइनस a बाई 2 यहां पे, एक्सट्रीम यहां पे, तो ये डायरेक्ट आना है यहां से यहां, तो यहां से यहां घुमाना है, a बाई 2 मतलब 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री, तो एंगल सोचो 90 प्लस 30 120 डिग्री एंगल घुमाना है, यानी एंगल रोटेटेड 2 पाई बाई 3 ओमेगा टी। टाइम आ गया बेटा 2 पाई बाई 3 ओमेगा, ओमेगा को 2 पाई बाई टी रख दो, तो t बाय 3 सेकेंड्स। आए समझ में? इस तरीके से आप देखो किसी भी जगह से किसी भी जगह का टाइम निकाल सकते थे बड़ी आसानी से। यस, एक और सवाल कर लेते हैं, प्लस a बाई 2 से प्लस रूट 3 a बाई 2 तक जाने का टाइम बताओ। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, प्लस a बाई 2 मतलब 30 डिग्री पे, ये इनिशियल पोजीशन, इसका y कोऑर्डिनेट a बाई 2, रूट 3 a बाई 2 मतलब ये रहा,
ये फाइनल पोजीशन y कोऑर्डिनेट √3a/2 और इसका पूरा फाइनल एंगल 60 डिग्री। एंगल रोटेटेड तो ये वाला है ना, ये एंगल रोटेटेड है, ठीक है। तो आपके इंडिविजुअल एंगल्स भी थे इस बार, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। 60 में से 30 माइनस करोगे तब ये एंगल आएगा। तो ये हो गया π/6 ओमेगा टी, टाइम आ गया π/6 ओमेगा, ओमेगा को 2π/t रख दो तो t/12। आया समझ में? पक्का। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने का आप यहां पे टाइम निकाल सकते थे। अगला देखिए, मैं आपको बताता हूं केस कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? तो फेजर यूज कहां पे हो रहा है, सोचो तो जरा। फेजर यूज हो रहा है काइनेमेटिक्स डिस्कस करने में। जो हम डिस्कस करते थे ना, कहां पे, कौन से फर्स्ट चैप्टर में, मोशन ने कितना चला, कितनी डिस्टेंस, कितना स्पीड, कितनी एक्सेलरेशन, कितना डिस्टेंस, यहां से यहां जाने में टाइम, यहां से यहां का जाने का डिस्प्लेसमेंट, वही सब तो पूछ रहे हैं। आ जाओ। तो अब यहां पे कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्टिंग आपको बोल दी x इक्वल टू a/2 पे, ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है। ट्रेवल फॉर टाइम t/12 सेकेंड्स। टाइम पीरियड के टर्म्स में मैं दे रहा हूं कि t/12 सेकेंड्स तक चला, a/2 से शुरू हुआ, कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताओ। ये आपका सवाल है। समझ गए? ठीक है। कैसे करेंगे, आओ फेजर से सोचते हैं। फेजर से सोचते हैं तो a/2 से स्टार्टिंग है, ये a/2 से स्टार्टिंग है। बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्टिंग कर देंगे। एंगल ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री से स्टार्टिंग है, एंटी क्लॉकवाइज में आपको घुमाना है। एंगल रोटेटेड कितना है, सोचो आप, एंगल रोटेटेड कितना है। ओमेगा टी रखते हो आप, ओमेगा 2π टाइम पीरियड, कितनी देर तक चला, तो ये आ गया π/6। इसका मतलब 30 डिग्री घुमाना है। तो यहां से 30 डिग्री घुमाना है, मतलब ये 30, तो पूरा एक्स एक्सिस से 60 डिग्री और 60 डिग्री पे √3a/2 होता है। यस, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कहां से कहां चला गया, ये सोचो। एसएचएम करने वाला यहां से यहां चला गया, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर बात की जाए तो कैसे करेंगे, a/2 से √3a/2 जाना है, ये दूरी है ना, ये पूरा a/2 है और ये पूरा √3a/2 है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पे सेम ही है और वो होगा √3a/2 में से a/2 माइनस करके आएगा। आया समझ में बेटा? कैसे करेंगे, ये दूरी a/2 है, ये पूरी दूरी यहां तक √3a/2 है। हमें यहां से यहां जाने का डिस्टेंस चाहिए था, पूरे में से ये माइनस करके आंसर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आ गया। आया समझ में बेटा? कैसे करेंगे इसको। अगला सवाल बताऊं। अगला सवाल अब देखो कैसे कर रहे हैं। अब मैं इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, ये एक ही क्वाड्रेंट में थे, अब मैं क्वाड्रेंट घुमा रहा हूं, ठीक है। अब मैं एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट जाऊंगा, देखो कैसे। अगला सवाल, क्वेश्चन, x इक्वल टू √3a/2 से स्टार्ट हुआ, ट्रेवल किया उसने फॉर t/6 सेकेंड्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। समझ गए? ठीक है। हम मैथमेटिकली करने जाओगे तो बहुत बच्चे गलत कर देंगे, बहुत सारी दिक्कत कर दोगे, लेकिन फेजर से ये बहुत आसानी से आप सोच लोगे, आपका नजरिया खुल जाएगा एकदम। देखो कैसे, आप बोलोगे कि सर कहां से शुरुआत हुई, √3a/2 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री से आपकी शुरुआत हुई। ये पॉइंट आपका एसएचएम की शुरुआत वाला था, वाई कोऑर्डिनेट का। अब आगे बढ़ाते हैं, कितनी देर तक चला वो सोचो। थीटा रोटेट इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा टाइम पीरियड के टर्म्स में,
t/6 π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री घुमाना है आपको, ठीक है। तो यहां से चल के 60 घुमाना है, तो यहां से चले 30, यहां पे पहुंच गए और 30 घुमाओ, तो अब यहां पे पहुंच गए, ये 30 और ये 30, तो ये 30। अब यहां से एंगल देखिए एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना है 60 डिग्री, एक्स एक्सिस से 60 मतलब ये √3a/2 है, ये भी √3a/2 है, मतलब जहां पे था वहीं पे आ गया वापस। मोशन समझे, यहां से शुरू हुआ ऊपर गया और फिर वहां से वापस आ गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, तो आपने एनालिसिस करके बता दिया डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस बताओ, अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, ये पूरी लेंथ a है लेकिन ये √3a/2 है, डिस्टेंस कितना चला है हमारे, यहां से ऊपर गया और वापस आ गया, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये a में से √3a/2 माइनस करना पड़ेगा, समझ गए, ये लंबाई आ गई। अब ऊपर जाके नीचे आया तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आया समझ में, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। चलें अब पूरी साइकिल में जरा बताओ तो, फुल साइकिल में यहां से शुरू होकर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर इधर, टोटल डिस्टेंस क्या होता है एक साइकिल में, 1 साइकिल, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, वापस वहीं आ गया, डिस्टेंस कवर्ड होता है 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, है ना, एक होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ एंड ट्रेवल फॉर, ठीक है, ट्रेवलिंग हुई कितनी देर के लिए, t/2 प्लस t/6, ठीक है, एलसीएम लो, 4t/6 यानी 2t/3, ट्रेवल फॉर 2t/3 सेकेंड्स, समझ गए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है इस कहानी में, तो यहां पे क्वाड्रेंट चेंज होगा, बढ़िया एनालिसिस करना है, अच्छे से जवाब देना है और फिर आपको आंसर बताना है, कमेंट करके अपना आंसर बताना। तो इससे देखो आप फेजर से पूरी जानकारी आप निकाल ले रहे थे, आया समझ में, पूरी जानकारी आपने निकाल ली। अब और देखते हैं और इसके वेरिएशंस और यहां पे कैसे निकाल सकते थे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस, अगला एप्लीकेशन है आपका कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, समझते, सवाल का पैटर्न समझते। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके जो आई, एक्सेलरेशन जो फिर से डिफरेंशिएट करके आया, इनमें अगर मैं पूछना चाहूं कि भैया फेज डिफरेंस बताइए, तो फेज किसको बोला था सर ने, एंगल को, ठीक है। तो फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, इसका एंगल देखो सर ओमेगा टी, इसका एंगल देखो सर ओमेगा टी, इसका एंगल देखो सर ओमेगा टी। तो अगर मैं फेज डिफरेंस का सिंबल ये यूज करते हैं जनरली, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वी पूछूं तो बताओ, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए पूछूं तो बताओ, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड, एक्स तो हो गया, वी एंड ए पूछूं तो बताओ जरा। आप बोलोगे सर एंगल तो सेम दिख रहा है तीनों में, तो 0 0 0, सारे आंसर गलत हो गए सारे आंसर गलत, 0 0 नहीं है फेज डिफरेंस। ध्यान से सुनो, एंगल तो देख लिया, ये फंक्शन कौन देखेगा, ये फंक्शन कौन देखेगा, समझ गए। तो फंक्शन भी सेम होना चाहिए और बाहर का साइन भी सेम होना चाहिए, फॉर्मेट सेम होना चाहिए, साइन थीटा ही होना चाहिए, उसके बाद एंगल देखना चाहिए, फिर एंगल का सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। आओ बताऊं कैसे।
तो साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। समझ गए? तो जहां पे कॉस थीटा लिखा था उसको मैं लिख दूंगा साइन 90 प्लस थीटा, जहां पे माइनस साइन थीटा लिखा था उसको मैं लिख दूंगा साइन 180 प्लस थीटा। तो आपका यहां से एक्सप्रेशन क्या बना, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना साइन थीटा में, और ये एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन बना साइन थीटा में। आया समझ में? तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x और v के बीच में, बताइए x और v के बीच में एंगल का डिफरेंस, अब देखिए दोनों साइन साइन आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस 90 का डिफरेंस 90 डिग्री, पाई बाई 2। x और a में 180 डिग्री यानी पाई। फिर v और a में, v और a में देखो 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। आए समझ में? पक्का। चलें आगे। अब देखो आपको और ऐसे सवाल बना सकते हैं, अलग अलग पोजीशन में बोल सकते हैं। पार्टिकल 1 ठीक है प्लस a बाई 2 पे है, मूविंग टूवर्ड्स मीन। ठीक है, ये आपको दिया है। पार्टिकल 2 माइनस a बाई 2 पे है, मूविंग टूवर्ड्स, ये भी मूविंग टूवर्ड्स मीन। ठीक है, ये आपको दिया है। बोथ एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का आपको बोल दिया है कि भैया मीन पोजीशन सेम है ना, एम्पलीट्यूड सेम है। अब इनका फेज डिफरेंस बताओ। तो आप कैसे करोगे? आप फेजर में आइडेंटिफाई करो पोजीशन, फेजर में आइडेंटिफाई करो पोजीशन। पार्टिकल 1 a बाई 2 पे है, ये रहा a बाई 2, लेकिन ये एक्सट्रीम की तरफ नहीं जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है, मतलब यहां पे है। समझ में आया? और a बाई 2 बोले तो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एक्यूट एंगल, माइनस a बाई 2 यहां पे मीन की तरफ जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लोगे इस तरीके से। यहां पे ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग हैं, और a बाई 2 है मतलब 30 डिग्री एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। दैट्स इट, खत्म। तो आप बताओ यहां पे क्या आ गया फेज डिफरेंस? ये पूरा जो इनके बीच का एंगल है ये फेज डिफरेंस है। तो 30 प्लस 90 120, 120 और 60 180 पाई। समझ गए? दोनों आउट ऑफ फेस कहते हैं इसको, एक दूसरे के एकदम अपोजिट रहेंगे, आउट ऑफ फेस। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पार्टिकल, ठीक है, चलो आगे का सवाल पूछो। ठीक है, आगे का सवाल पूछते हैं, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पार्टिकल क्या कभी एक जगह मिलेंगे? क्या ये पार्टिकल कभी एक जगह मिलेंगे? बताओ। तो आप बोलोगे सर दोनों की स्पीड तो सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे होंगे, कभी मिलेंगे ही नहीं। अरे भैया सर्कुलर मोशन को क्यों देख रहे हो आप? यहां पे किसकी बात हो रही है? एसएचएम की बात हो रही है। एसएचएम मतलब कौन कर रहा है? वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट तो मिलेंगे ना आपके, उसका वाई कोऑर्डिनेट नीचे आ रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ऊपर जा रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मिलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। चलो अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, टाइम बताइए जब इसके वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे। टाइम बताइए जब इसके वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, टाइम आफ्टर विच दे आर एट सेम पोजीशन। टाइम आफ्टर विच दे आर एट सेम पोजीशन बताइए। टाइम आफ्टर विच दोनों सेम पोजीशन पे हैं। अब आप दिमाग लगाओगे कि इनके बीच में सर्कुलर मोशन में तो हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे ही रहना लिखा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ये कभी नहीं मिलेंगे। तो
तो ये रहेंगे हमेशा ऐसे, ठीक है। ये इसका वाई पार्टिकल ऐसे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा ऐसे रहेंगे, तो क्या ये कभी मिलेंगे? बिल्कुल। अब आपने, मैंने ऐसे किया तो आपके मन में आ गया होगा कि ये 30 डिग्री यहां घूम जाए, ये 30 डिग्री यहां घूम जाए, तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसका पार्टिकल यहां से नीचे जा रहा है, इसका पार्टिकल ऊपर, लेकिन दोनों एक जगह पे मिल गए ना, सेम डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन पे ही मिले। देखा आपने? तो अब आपको बताना है टाइम। तो टाइम कैसे बताओगे? एंगल रोटेटेड इक्वल टू ओमेगा टी करके आप टाइम बताओगे। अब बताओ एंगल रोटेटेड कितना है? देखो एंगल रोटेटेड एक का, देखो बस एक का, ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, 30 डिग्री एंगल रोटेट हुआ। पहले यहां था फिर यहां आ गया, 30 डिग्री रोटेट मतलब π/6। तो टाइम आ गया सॉल्व करके π/6 ओमेगा या फिर टाइम पीरियड बाय 12 सेकेंड्स। आया बेटा समझ में? वेरी गुड। चल फिर आगे चलते हैं, है ना। थोड़े से मैं आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली जाने का टाइम पूछा है, अलग अलग पार्ट से फेजर बनाना, सॉल्व करना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे, तो ये ध्यान से आप कर लीजिएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल, दो पार्टिकल हैं ए और बी, एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका टाइम पीरियड है t और 5t/4। दोनों के टाइम पीरियड अलग दिए, तो दोनों का ओमेगा अलग हो जाएगा। दे स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन पार्टिकल ए कंप्लीट्स एन ऑसिलेशन विल बी, ठीक है। तो पार्टिकल ए ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, टाइम 0 पे ये कहां था? मीन पे, और बी टाइम 0 पे मीन पे था। टाइम ऑसिलेशन पूरा करने में कितना लगा? ए को टी, तो ये टी में कहां पे घूम के वापस यहीं आ गया, मीन पोजीशन पे ही आ गया। इसके फेजर में सोचो, ये कितना घूमा निकालो। एंगल रोटेटेड इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम। ओमेगा क्या होता है? 2π टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है इसका? 5t/4 इंटू टाइम टेकन। ये है टाइम टेकन, टाइम ट्रेवलिंग का, ये ट्रेवलिंग का टाइम है। ट्रेवलिंग का टाइम कितना दिया? t, जितनी देर में इसने एक चक्कर पूरा किया, यानी t। तो देखो कितना हो गया, 8π/5। समझ गए? यानी ये लिख सकते हो आप पाई प्लस 3π/5। समझ गए? सही है? यस। और 3π/5 मतलब, आ जाओ, फेज डिफरेंस आपसे पूछा है, ठीक है। चलो तो अब फेजर में मैं बनाता हूं। दोनों स्टार्टिंग में यहां पे थे ए और बी, फिर घूम के जब ए वापस आ गया यहां पे, बी ने पाई प्लस मतलब 180 डिग्री प्लस 3π/5, तो बी यहां पे आ चुका है। ये एंगल है 3π/5। फेज डिफरेंस इनके बीच में पूछा है, ये आपका फेज डिफरेंस होगा। और फेज डिफरेंस देखो मेरे को दिख रहा है, पाई में से 3π/5 माइनस करना होगा, यानी वो हो गया 2π/5। समझ गए? पक्का? तो बी वाला कितना चला एंगल? पाई प्लस 3/5, तो पाई प्लस 3/5, बी यहां पहुंच गया फेजर में। ए और बी के बीच का फेज डिफरेंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते टाइम ये है, तो ये आपका आंसर आपने निकाल लिया। यस, समझ गए? अगला सवाल, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, टाइम पीरियड का रेशियो दिया है, दोनों को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, सेम डायरेक्शन में, सेम इंस्टेंट पे, मीन पोजीशन से। दे विल अगेन बी इन फेज एट मीन पोजीशन आफ्टर फर्स्ट पार्टिकल हैज कंप्लीटेड एन ऑसिलेशन। देखो फर्स्ट पार्टिकल स्लो है, 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन कर रहा है। टाइम पीरियड का रेशियो दिया ना? नहीं, इस फास्ट है, ये फास्ट है, फास्ट, इसका टाइम कम है ना, तो फास्ट है। 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन, ठीक है। सेकेंड पार्टिकल स्लो है, 4 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन कर रहा है। समझ गए? मतलब जब ये एक चक्कर पूरा करेगा
तब ये 1/4 चक्कर पूरा करेगा, ये यहीं तक पहुंचा होगा बेचारा। फिर ये एक और चक्कर पूरा करेगा यहाँ पे, फिर एक और यहाँ पे, फिर बोला है मीन पे वापस कब मिलेंगे, मतलब दोनों इसी जगह मिलने चाहिए, ठीक है। तो तब मिलेंगे जब ये 4 चक्कर पूरे कर चुका होगा। जब ये 4 चक्कर पूरे कर चुका यहाँ पे आ गया और इसका 1 चक्कर पूरा होगा, 1 राउंड कंप्लीट, तो आंसर है इसका 4। आया समझ में? चलो अगला सवाल देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम, यस, ठीक है। दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ऐसा ही सवाल अभी मैंने कराया था। 2 पार्टिकल एसएचएम में है, एक है प्लस ए पे, यहां पे y1, दूसरा पार्टिकल है -a/2 पे, ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। वो नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में है, a/2 पे है, मतलब 30 डिग्री पे है। ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। आपसे पूछा है व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर, तो ये कर लेते हैं, काम करते हैं सवाल। क्रॉसिंग कब होगी पूछा है, तो आपको एनालाइज करना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों की स्पीड सेम है, तो इनके बीच का एंगल सेम रहेगा हमेशा। अगर ये 30 डिग्री घुमा तो ये भी 30 डिग्री घूमेगा, तो ये 30 डिग्री घूम के यहां पे आ गया y2, और वो 30 डिग्री घूम के यहां पे आ गया 30 यहां से, तो यहां से 60, ठीक है। अभी इनको दोनों को 30 और घुमा दो, ठीक है, तो 2 वाला इधर आ जाएगा 30 पे, और ये 30 और घूम के 1 इधर आ जाएगा यहां से 30 पे। यस, आपसे पूछा है टाइम बताना है जब दोनों एक जगह आ गए, एक जगह आ गए। अब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। आई बात समझ में? तो इस पोजीशन पे बताना है। तो ये 2 के लिए देखो एंगल रोटेटेड कितना है, ये 30 और 30, तो एंगल रोटेटेड आ गया 60, मतलब π/3। तो टाइम आ जाएगा π/3 ओमेगा, टाइम पीरियड के टर्म्स में t/6। आया समझ में कैसे करना है? ऐसा ही एक और सवाल देखिए, 2 पार्टिकल ए और बी एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इक्विलिब्रियम है। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम बोला है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे पूछा है, इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान से सीखना। अब ये क्या है, देखो हमने सेंटर ऑफ मास में, इसमें ये कॉन्सेप्ट सीखा है, हमने काइनेमेटिक्स में ये कॉन्सेप्ट सीखा है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू 1D मोशन में व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोथ सेम, दोनों की जब वेलोसिटी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तब इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए भी वो केस होता है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस अगर मिल रहे हैं तो 0 ही हो जाता है। मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में तब होता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस, वेलोसिटी सेम। अब वेलोसिटी सेम मतलब, अब देखो वेलोसिटी x के साथ ये फॉर्मेट में है, अगर वेलोसिटी सेम है तो यहां से सोचो v सेम, मतलब x का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से सेम है, अच्छा तो क्वेश्चन नहीं दे दिया है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दोनों का 3a/2, दोनों दूर हैं, मीन पोजीशन से सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए, ये रहा। दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस 3a/2 है, तो आधा आधा कर दो, 3a/4, 3a/4, ये y कोऑर्डिनेट आप बना लिए, और ये a, ये थीटा अगर मैं निकालूं तो y इक्वल टू a साइन थीटा, 3a/4 इक्वल टू a साइन थीटा,
साइन थीटा आ गया ट्रायंगल में 3/4। ठीक है, इनकी पोजीशन आ गई। अब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कब होगा देखो वो भी बताऊं। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कब होगा? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस तब होगा सर, आ जाओ, जब इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम होगा। मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये इधर है थीटा एंगल पे, साइन थीटा हम निकाल चुके हैं, और ये इधर है सेम एंगल पे ऐसे जा रहा है। ये इनकी पोजीशन है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की। इसके बाद ये घूमेंगे घूमेंगे, इनका डिस्टेंस कम होता जाएगा और एक पॉइंट पे क्रॉस कर जाएंगे। अब आपको क्या बोला? एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। अच्छा, ये उसके बाद की बात कर रहा है। स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट मीन से था सेम, मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन एक ऊपर था एक नीचे था, वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम था। अब ये बोल रहा है थोड़ी देर बाद इनका डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, सेम जगह पे आ गए, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वो डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो जब ये एक जगह आ जाएंगे तब की बात हो रही है। एक जगह कब आएंगे सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं, आ जाओ। तो ये ऐसे घूम रहे घूम रहे घूम रहे, ऐसे यहां पे आ जाएंगे। देखो इमेजिन हो रहा है, ये से घूम रहे है ना। तो एक जना इधर आ गया, दूसरा जना यहां आ गया, दोनों का y कोऑर्डिनेट एक जगह आ गया, क्रॉस कर रहे हैं, सेम जगह आ गए। यहां पे पूछ रहा है, अब पूछ रहा है मीन से डिस्प्लेसमेंट बताओ। मतलब ये डिस्टेंस बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको पता है कि इन दोनों के चलने की स्पीड सेम है, तो इनके बीच का एंगल तो कम होगा नहीं। इनके बीच का एंगल क्या है? 2 थीटा। हमेशा इनके बीच का एंगल 2 थीटा रहेगा, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा है। और देखिए सिमेट्रिक है, तो ये थीटा ये थीटा, दैट्स इट। अब देखो ये ट्रायंगल बना लेता हूं, ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? a का कंपोनेंट a cos थीटा। तो आंसर इस सवाल का है a cos थीटा। समझे? साइन थीटा पता है, ट्रायंगल बनाओ, 16 में से 9 गए, बेस बनाओ, और देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज द आंसर। आए समझ में बच्चे? पक्का? तो इस सवाल का आंसर है √7a/4। चलिए अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल आप लोगों के लिए। अगर मैं एक ही पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशंस दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप मेरे को फेज डिफरेंस बताओ बिटवीन, कुछ रैंडमली पॉइंट ले लेता हूं, 1 and 3, 1 and 5, 1 and 7, 1 and 9। ठीक है, तो रैंडमली ले लिए। अब फेज डिफरेंस बताओ बिटवीन 1 and 2, 2 and 4। ठीक है, आ जाओ। ये 2 4 6 8 a/2 डिस्प्लेसमेंट पे है। ठीक है, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, उसका डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाए, अलग अलग पोजीशंस मार्क की, इनमें डिफरेंस बताना है, फेज डिफरेंस। तो ये फेजर में कैसे बनाएंगे आओ सीखते हैं। फेजर में कैसे बनाएंगे? तो 1 मीन पे है, 1 यहां बना देता हूं, 2 a/2 पे है, तो ये 30 डिग्री पे हो जाएगा, 3 एक्सट्रीम पे आ गया, 4 a/2 है, यहां से 30 पे आ गया, 5 मीन पे आ गया, 6 इधर आ गया, और a/2 बोले तो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, 7 यहां पे आ गया, 8 यहां पे आ गया, a/2 पे है, ये भी 30, और 9 फिर से यहां पे आ गया। आई बात समझ में? आ जाओ। 1 और 3 के बीच का 90 डिग्री, 1 और 5 के बीच का 180 डिग्री, 1 और 7 के बीच का 270 डिग्री, 1 और 9 के बीच का 360 डिग्री, और पाई में भी आप कर सकते हो। 360 फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? देखो आ गए सेम जगह पे, तो सारी चीजें सेम है, बस 360 ये बता रहा है कि एक जना एक चक्कर पूरा चल चुका है, दूसरा जना वहीं पे है, तो ये आपको ये बता रहा होता है। अब 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री, अब 2 और 4 के बीच में ये एंगल, तो 180 में से 60 माइनस 120 डिग्री,
इनको आप रेडियन में करके अलग अलग पॉइंट के बीच में रेडियन में फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। समझ आया बच्चों? आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फेजर डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं और केस बता देता हूं आपको जो फेजर में यूज होता है, सुपर पोजीशन ऑफ एसएचएम्स। ठीक है, फेजर डायग्राम की मदद से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। टू एसएचएम्स, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एक्सिस, सब कुछ सेम है, मीन पोजीशन फ्रीक्वेंसी सेम है, सुपर इम्पोज्ड ऑन पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल पे आपने सेम फ्रीक्वेंसी के दो एसएचएम एक साथ लगा दिए तो उसका नेट में मोशन कैसा होगा, ये आपके पास सवाल है। सवाल है एग्जाम्पल के तौर पे, पहला एसएचएम की कंडीशन दे देता हूं, ओमेगा भी दे देता हूं, चलो दूसरा एसएचएम दे देता हूं, ये रहा। अब जरा बताओ कि इन दोनों का सेम एक्सिस में है, तो आप देखो वेक्टर में एक का डिस्प्लेसमेंट दिया है, दूसरे का दिया है सेम एक्सिस में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एक ही एक्सिस है तो डायरेक्ट x1 प्लस x2 जोड़ देंगे, सेम आई कैप में दोनों। अब इसको जोड़ोगे कैसे? इसको जोड़ोगे कैसे? सर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी, पूरी वर्किंग करेंगे, 4-5 लाइनें लिखेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। देखो मैथमेटिकली आप ये बहुत बड़ा तरीके से सॉल्व कर रहे हो, मैं आपको फिजिक्स से सॉल्व करना सिखाऊंगा, फेजर से, और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आओ देखो कैसे सिखाता हूं। फेजर में ड्रॉ कीजिए, टाइम 0 पे ड्रॉ कीजिए, टाइम 0 पे, टाइम 0 पे इसका एंगल 0 डिग्री, तो x1 का जो एम्पलीट्यूड है वो 5 है, तो मैं फेजर में ड्रॉ करूंगा तो इधर ड्रॉ करूंगा, ये x1 आपको मिल गया। x2 का देखिए 5, टाइम 0 पे 60 डिग्री एंगल, तो x2 ऐसे बना दिया 5 60 डिग्री पे। अब इन दोनों को जोड़ना है ना, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो लॉजिक है रिजल्टेंट निकालो इन फेजर डायग्राम। समझ गए? रिजल्टेंट निकालो इन फेजर डायग्राम। आई बात समझ में? चलें आगे, चलो रिजल्टेंट निकालो फेजर डायग्राम में। रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5√3। अब देखो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा एंगल बाइसेक्टर पे, यानी 30 डिग्री पे रिजल्टेंट आ गया 5√3। मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसकी देखो एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड 5√3 है, और आपका जो एंगल है 0 डिग्री पे वो 30 डिग्री है। फेजर में जो एंगल आया वो 0 टाइम पे था, 0 टाइम पे एंगल 30 डिग्री है, और ओमेगा सेम रहेगा, तो पाई टी। आप देखो आप मैथ्स में करते तो आप इसको बहुत लंबा समय निकालते यहां तक लाने में, मैंने चुटकियों में ये सवाल कर दिया और यहां तक ले आए। 5√3 इसका नेट एम्पलीट्यूड। आपसे पूछेंगे इन दोनों को सुपर इंपोज करने के बाद मोशन क्या होगा बताओ, तो मोशन कैसे रिपोर्ट करोगे आप? मोशन आप ऐसे रिपोर्ट करोगे, मोशन एसएचएम है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है, सेम टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड जो है वो रिजल्टेंट मोशन का 5√3 है, इनिशियल फेज जो है वो रिजल्टेंट मोशन का 30 डिग्री यानी π/6। आई बात समझ में? चले आगे, तो आप जनरल फॉर्मेट क्या लिखोगे वो भी आपको लिखना सिखा देता हूं।
जनरल फॉर्मेट क्या लिखेंगे, ये रहा। ठीक है, तो इसका पहले आप नेट जो SHM बनेगा ऐसे लिख दोगे, x1 प्लस x2। ठीक है, अब इसका फेजर बनाओगे, फेजर में A1 0 डिग्री है, A2 टाइम 0 पे 5 डिग्री पे है। इसका रिजल्टेंट लोगे, इधर आएगा कहीं, रिजल्टेंट का एंगल ले लोगे अल्फा। आपको पैरेललोग्राम याद है कि नहीं, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस इनके बीच का फेज डिफरेंस जो कि फाई दिया है आपको, तो फेज डिफरेंस जो है वो यहां रख देंगे। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, तो अल्फा के लिए पैरेललोग्राम लॉ याद है कि नहीं, या फिर कंपोनेंट लेके कर सकते हो, A2 साइन फाई डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो आपका जो नेट SHM बनेगा उसको आप लिखोगे कैसे, नेट एम्पलीट्यूड जो बेसिकली रिजल्टेंट से आया है, साइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, इनिशियल फेज अल्फा लिखोगे और अल्फा यहां से आएगा, नेट एम्पलीट्यूड यहां से आएगा। आया समझ में, पक्का। चले आगे। अब मुझे आप बताओ, 3 वेक्टर हो गए तो कैसे करोगे, 5 साइन ओमेगा टी, 5 15 कॉस ओमेगा टी माइनस 10 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कैसे करोगे बताओ। तो अब देखो यहां पे लिखोगे कैसे, कॉस को आप कैसे लिखते हो, साइन ओमेगा टी प्लस 90, माइनस कॉस को कैसे लिखते हैं, माइनस कॉस को लिखते हैं साइन थीटा माइनस 90, साइन थीटा माइनस 90 इज माइनस कॉस, बेसिकली वो हो गया ओमेगा टी माइनस 90। फेजर बनाएंगे इनका, तो पहला वाला 5 इधर, दूसरा वाला 15 इधर, तीसरा वाला 10 नीचे, तो बस इनका रिजल्टेंट लेना, ऊपर वाले दोनों को माइनस, तो 5 इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा 90 डिग्री पे, 5√2 45 डिग्री पे होगा, एकदम इनके बीच में। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो देखो ये तो जस्ट एक सैंपल दे रहे हैं। आप बोलोगे सर ये तो मैं डायरेक्ट करके 5 cos थीटा लिख देता, कर सकते थे, बस मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं। ठीक है, सोचने का समझने का तरीका बता रहे हैं, मैं आपको फेजर से रिजल्टेंट निकालना सिखा रहा हूं, क्योंकि ये वर्किंग हम ऑल्टरनेटिंग करंट में सेम डायग्राम करते हैं, तो इसीलिए ये सिखा रहे हैं। आप देखो इन सबको जोड़ के आपका आ जाएगा 5√2 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। समझ गए, ऐसे ही अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज दी जा सकती है। एक होमवर्क आप सबके लिए, x1 5 साइन ओमेगा टी, x2 5 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, x3 5 साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। इन तीनों का नेट रिजल्टेंट क्या होगा आपको जवाब देना है। समझ गए, दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम। आपको कमेंट में बताना है नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा और इनिशियल फेज क्या होगा रिजल्टेंट का। समझ गए, आप ना फेजर में बनाओगे ना, आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। समझ गए बेटा, तो ये था फेजर डायग्राम की पूरी वर्किंग, सुपरपोजिशन ऑफ SHM भी सीखा। और देखो इस सेशन के लास्ट में, इस प्लेलिस्ट के लास्ट में एक आखिरी में प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी सेशन है, वहां पे सुपरपोजिशन को और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद पूरे भारत में शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।